सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, यह उसका 23वां सत्र है जो कि फरवरी 11, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई समस्त जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि कोई इस एक के कानून किताब को अपनी भाषा में दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि रॉ कहते हैं, हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन कहते हैं, आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यह सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हेनरी पुहारिक इस महीने में मुझसे मिलने आएंगे। क्या यह इकाई इनमें से किसी भी समय में शामिल थी जिसके बारे में आपने अभी बात की है? दोस्तों, पुहारिक भी उस समय एक रिसर्चर जैसे ही थे। जिस प्रकार से ये लोग हैं, उसी प्रकार से पुहारिक भी एक रिसर्चर थे। तो रॉ कहते हैं, हाँ आप सही हैं, हम किसी भी तरह से इस इकाई के बारे में बात नहीं कर सकते। यदि आप इकाई की विकृतियों पर विचार करेंगे जिसे आप प्रमाण कहते हैं, तो आप हमारी दुर्दशा को समझेंगे। दोस्तों, पुहारिक जो थे उस समय, हेनरी पुहारिक, वो करंट सिनेरियो में थे। और अगर ये मान लें कि इजिप्ट के समय वह थे और वह इनसे जुड़े होते और यह हम लोगों को बता देते कि हाँ उस समय वह पुहारिक हमारी मदद कर रहे थे, तो यह पुहारिक की आजादी का उल्लंघन हो जाता, क्योंकि पुहारिक भटक सकते थे अपने पाथ से। इसलिए हम उनकी आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकते और हम इस बारे में आपको नहीं बता सकते, ऐसा रा का कहना है। डॉन, मैंने सवाल पूछने से पहले ये मान लिया था कि आपका यही जवाब होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अखनातेन के शारीरिक मृत्यु के बाद क्या हुआ? रॉ कहते हैं, उनकी आत्मा का काफी लंबे समय तक उपचार हुआ। उससे अपने पिछले जन्म के अनुभवों का समीकरण करवाया गया जो तीसरी घनत्वता के अनुकूल था। यह इकाई कुछ हद तक एक के कानून के प्रति महान भक्ति के कारण सत्ता और शक्ति की विकृतियों में से थी। इस प्रकार इकाई ने अपने अगले अवतारों की एक श्रृंखला में प्रवेश करने का संकल्प लिया जिसमें सत्ता और शक्ति के प्रति कोई विकृति नहीं थी। दोस्तों, अखनातेन की आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि उनको उनकी पुरानी लाइफ दिखाई गई, जिसमें उनको पता चला कि वह अपनी पुरानी लाइफ में, पास्ट लाइफ में एक राजा थे
और राजा भी इस प्रकार के थे कि जिनको बहुत ईगो था, बहुत घमंड था। तो उन्होंने अपने आगे आने वाली नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में जन्म लेने का विचार किया, ताकि उनका घमंड अब नहीं रहे और वह एक नॉर्मल तरीके से अपनी जीवन को जिए। दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग होती है जन्म लेने से पहले की, कि जन्म लेने से पहले हम क्या चूज करते हैं, हमें किस तरह की अपनी लाइफ को आगे लेकर आना है इस धरती पे। डॉन कहते हैं, धन्यवाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अखनातेन के समय पर मिश्रवासियों की औसत आयु कितनी थी? रॉ कहते हैं, उनकी आयु लगभग 35 से 50 वर्षों की थी। उस समय काफी हद तक, जिसे आप भौतिक जटिल प्रकृति का रोग कहते हैं, मौजूद था। डॉन कहते हैं, इस बीमारियों का क्या कारण था? मुझे शायद यह पहले से ही पता है, क्योंकि मुझे लगता है इस किताब के लिए इस समय यह बताना अच्छा हो सकता है। रॉ, जैसा कि हमने पहले कहा था, यह एक के कानून के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि उस समय मिस्र की स्थिति अत्यधिक असभ्य थी। जिस नदी को आप नील नदी कहते हैं, उसमें हमेशा बाढ़ आती थी और पीछे हटती। इस प्रकार कीड़ों द्वारा होने वाली बीमारियों के प्रजनन के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती थी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की तैयारी जिस प्रकार से होती थी, वह बीमारियों को आमंत्रित करती थी, और कई मामलों में पानी का स्रोत खराब होने के कारण जो पानी पिया जाता था, उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों के कारण भी बीमारियां होती थी। दोस्तों, वो लोग इतने एडवांस नहीं थे कि वह इन सब चीजों को, पानी को प्योर करके पी पाए, उसको शुद्धता के साथ ग्रहण कर पाए। तो जिस प्रकार से वह अपने, उनकी जीवन शैली थी, उसके कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उनकी आयु की उम्र जो थी, सीमा थी, वह कम होने लगी। डॉन, दरअसल मैं इसके संचारों की क्रिया के बजाय रोग के मूल कारण के बारे में अधिक पूछना चाह रहा था। मैं उस जड़ पर वापस जा रहा था जिसने इस बीमारियों की संभावना पैदा की। क्या मैं ये मानने में सही हूँ कि पृथ्वी पर लंबे समय तक एक के कानून की समझ के सामान्य कमी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें बीमारियां विकसित हो गई? रॉ, हाँ, यह सही है। आप प्रश्नकर्ता के रूप में अब बाहरी शिक्षा को भेजना शुरू कर रहे हैं। इस विशेष समाज में युद्ध की इतनी कार्यवाही नहीं थी, परंतु धन प्रणाली का निर्माण और एक बहुत ही सक्रिय व्यापार और लालच और शक्ति के प्रति उन प्रवृत्तियों का विकास और शक्तिशाली लोगों द्वारा कमजोर लोगों की गुलामी और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रचयिता को न देखना, यह इसका मूल कारण था। रॉ बताते हैं कि उस समय युद्ध नहीं होते थे, परंतु समाज में उनकी जो भी सभ्यता थी, उसमें पैसे का आवक शुरू हो गई थी। उसके कारण व्यापारियों में थोड़ी लालच की भावना और जो शक्तिशाली लोग होते थे, उनके द्वारा कमजोर लोगों को गुलाम बनाने की भावना, उसके कारण भी लोगों की उम्र कम होने लगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वह सामने वाले के अंदर क्रिएटर को नहीं देखना। तो जब हम क्रिएटर को नहीं देखेंगे, तो विभाजन होना निश्चित ही है। डॉन, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि दक्षिण अमेरिका में भी संपर्क किया गया था। क्या आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर उनमें संपर्क के संदर्भ में दे सकते हैं? और दक्षिण अमेरिका के लोगों से संपर्क क्यों किया गया था? यह इस सत्र का अंतिम प्रश्न होगा। आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में संपर्क करने वाले हमारे लोगों को सूर्य की अभिव्यक्ति के बारे में जानने के लिए वहां के लोगों की समान इच्छा ने बुलाया था, जो प्रकाश और जीवन के इस स्रोत की पूजा करते थे, यानी कि सूर्य की पूजा करते थे। इस प्रकार हमारे जैसे ही रोशनी के बने लोग वहां के इकाइयों से मिलने गए। जो निर्देश और जानकारियां उन्होंने दी, वह आसानी से स्वीकृत की गई और हमारे मुकाबले काफी कम विकृति की गई। उन इकाइयों ने स्वयं ही पिरामिड सहित भूमिगत और छिपे हुए शहरों की एक श्रृंखला का निर्माण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जब क्राफ्ट सूर्य की तरफ से आते थे, तो लोगों को लगता था कि ये भगवान के ही द्वारा भेजे गए कोई दूत हैं या भगवान ने ही इनको भेजा है। तो इनको लोगों से संपर्क स्थापित करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। उन्हें आसानी से स्वीकृति मिलती गई और काम होता चला गया। यह पिरामिड उस डिजाइन से कुछ अलग थी जिसे हमने बनाया था। हालांकि यह ध्यान और विश्राम के साथ बनाने की इच्छा
और एक अनंत रचयिता के होने की भावना के साथ बनाए गए थे। यह पिरामिड सभी लोगों के लिए होते थे, न केवल आरंभ करने वाले बल्कि उनके लिए भी जिनको इलाज की जरूरत है। अर्थात ये पिरामिड सभी के लिए खुले हुए थे, जिनको इलाज की जरूरत है उनको भी इसमें आने की अनुमति थी। वे इस घनत्वता को छोड़कर वापस लौट गए जब उन्हें लगा कि उनकी योजनाएं ठोस रूप से गति में थी और वास्तव में रिकॉर्ड की गई। अगले लगभग 3500 वर्ष के दौरान ये योजनाएं कई पहलुओं में लगभग पूर्ण होने की स्थिति में थी, हालांकि कुछ हद तक विकृत हो गई थी। इसीलिए महासंघ के वे सदस्य दोबारा परिसंघ के सामने गए और अपनी त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति मांगी, जो परिसंघ ने उन्हें अनुमति दे दी और संदेशवाहक के रूप में चुनी गई इकाइयों अर्थात व्यक्तियों उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक बार फिर से उन लोगों के बीच में वह आने लगे। दोबारा सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और यह इकाई अपनी घनत्वता में आपके आसमानों को छोड़कर दोबारा लौट गई। जैसे कि हमने अनुभव किया था, यह जानकारियां भी अधिकांश भाग के लिए बाद में समय में मनुष्य के उपचार के बजाय वास्तविक मानव बलिदान की सीमा तक बहुत अधिक स्थूल रूप से विकृत हो गई। इसीलिए यह उन महासंघ के सदस्यों का कर्तव्य और सम्मान था कि यहीं रुक कर इन विकृतियों को ठीक करें। क्या आपका कोई और प्रश्न है? दोस्तों, उसके पश्चात धीरे धीरे विकृतियां इस तरह से आ गई कि वहां पर मानव बलि शुरू हो गई, मानव बलि प्रथा उन पिरामिड्स में। तो जो विकृतियां आई उनको ठीक करने के लिए फिर उनका यह कर्तव्य बन गया था कि वो यहीं रुके और उन्हें ठीक करें। डॉन, यह एक बेवकूफी भरा सवाल है। यह फिल्म है बैटल बियॉन्ड द स्टार। मुझे नहीं पता कि आप इससे परिचित हैं या नहीं, शायद आप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हमें बता रहे हैं वह इस फिल्म की कहानी में शामिल है। क्या यह सही है? हाँ, आपके लोगों के बनाए इस कहानी में कुछ हद तक एक के कानून की विकृतियां शामिल हैं। तो दोस्तों, यह 23 नंबर का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। और जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की, उसकी परम शांति और सुख की ऊर्जा में छोड़कर चलते हैं। आदरणीय दोस्तों, आदरणीय। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.